हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन वाली जो यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस आपने देख लिए होंगे और आज हम अगली वीडियोस यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम इनका ले चुके हैं। अब हम थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें तीन चीज़ें देखने के लिए मिलती है। देखिए क्या, सबसे पहला टर्म हमारे सामने आता है कार्ब, यानी इससे बनता है कार्बन। बीच में आता है ओ, इससे बनता है ऑक्सीजन। और लास्ट में आता है हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे अपन कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। देखिए क्या है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिस किसी के अंदर भी यदि कार्बन प्रेजेंट है तो उसे अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है किसी भी अर्थ के ऊपर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव्स हैं पॉलीहाइड्रिक जो एल्कोहल्स होते हैं उनके, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो ग्लिसरॉल है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ऑन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्ट टू डी प्लस एल्डिहाइड विच इज कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड फ्रॉम द ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे देखिए, ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव द जनरल फॉर्मूला। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका एक बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है CH2ON। एन की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। यदि हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H4O1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है। ऐसे ही अपन 2 रखेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा आगे। तो जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो CH2ON इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। किस तरीके से, देखिए, मोनोसेकेराइड हो जाते हैं, डाइसेकेराइड हो जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड हो जाते हैं, पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनके अंदर एक शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, सिंपल शुगर कह देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन्स पाया जाएगा। तो सिंपल शुगर्स होती हैं यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको दो बेसिस पे, यदि एल्डिहाइड किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन एल्डोज शुगर कहेंगे, यदि कीटोन किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन कीटोसिस या फिर कीटोज शुगर कहते हैं। तो एल्डिहाइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये आपके एल्डोज आ जाते हैं, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं यदि अपन कीटोन की बात करते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, रिव्यूलोज, फ्रक्टोज और सैडोहेप्टिलोज, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके कीटोज के अंदर। तरीके से सिंपल शुगर यानी मोनोसेकेराइड की हमने बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में देखिए सबसे पहले आ रहा है डाई, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो डाई का मतलब दो, यानी इनके अंदर दो शुगर्स की यूनिट प्रेजेंट होंगी, या फिर हम कहें दो मोनोसेकेराइड यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। इसको भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रकार की होती है आपकी रेड्यूसिंग शुगर्स और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके माल्टोज और लैक्टोज, वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके सुक्रोज। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखिएगा कि बहुत अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, कि सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर है, तो सुक्रोज उसका एकमात्र एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी सारे के सारे क्या है, आपके रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं, डाइसेकेराइड के अंदर। आगे हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ठीक है, तो इसमें दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक आ रहा है ओलिगो और दूसरा आता है सेकेराइड। तो सेकेराइड का मतलब तो हमने देख लिया क्या होता है, शुगर होता है। ओलिगो का जो मीन होता है वो होता है फ्यू। ठीक है, यानी कि फ्यू शुगर्स मिलके आपके क्या बनाती हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बनाती हैं। अब इस फ्यू का हम कहें एरिया कितना है, तो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यदि आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन ओलिगोसेकेराइड के अंदर कंसीडर करेंगे। यदि दो जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन डाइसेकेराइड कह देते हैं, और सिंपल एक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो उसे अपन सिंपल शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो 3 से 10 जो यूनिट हैं उनसे मिलके जो आपके सेकेराइड्स बनते हैं, जैसे अपन ओलोसेकेराइड कह देते हैं, तो उसके अंदर आता है आपका रेफिनोज आ जाता है, स्टेकाइओज आ जाता है और बर्वेस्कोज आ जाता है। ठीक है, ये आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर अपन रख लेते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो यदि मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी ज़्यादा यूनिट, यानी कि हम कहें मोर देन 10 यूनिट्स यदि आपस में कनेक्टेड हैं तो उसे अपन पॉलीसेकेराइड के अंदर कंसीडर करते हैं, और ये आपके 1000 1 लाख तक ये पहुंच जाती है नंबर्स। ठीक है, अब यदि हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो दो तरीके के पॉलीसेकेराइड हमारे सामने आते हैं, एक आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड।
इसका मतलब क्या होता है कि यदि जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट हैं वो सारी की सारी सेम मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, मान के चलिए ग्लूकोज 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 आपस में मिलके एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, आपका होमोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। इसी तरीके से यदि कहीं पे ग्लूकोज है, कहीं पे फ्रक्टोज है, फिर आपका रिब्यूलोज है, फिर राइबोस है, ये आपस में यानी कि अलग अलग सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। यदि होमोपॉलीसेकेराइड की हम बात करते हैं तो स्टार्च आता है आपका इसके अंदर, डेक्स्ट्रीन आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेल्यूलोज आता है, ठीक है, और इन्यूलिन आता है, डेक्स्ट्रीन आता है और काइटिन आता है, ठीक है। स्टार्च होता है आपका प्लांट, हम कहें जो प्लांट स्टोर फूड होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है आपका एनिमल स्टोर फूड होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग रूप में स्टोर हुए रहते हैं, तो प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, वहीं एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। यदि हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, उसके अंदर आता है आपका अगार अगार या फिर एगारोज, दूसरा आता है गम एंड पैक्टिन, अगला आता है हाइल्यूरोनिक एसिड, अगला आता है कॉन्ड्रियोनिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट, ये आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो आपका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, लेकिन वो इतना ब्रॉड हमने नहीं देखा था। आज हम चूंकि एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको डिटेल से मैंने समझा दिया कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले मोनोसेकेराइड की अपन बात करते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड की जब हम बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड होता क्या है, तो हमने देखा मोनोसेकेराइड क्या है, एक सिंपल शुगर है और यह सिंपल कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, और इसके अंदर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं जिनके नंबर्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। OH ग्रुप्स पाया जाएगा, साथ ही साथ एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा या फिर कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इनका आगे कोई भी हाइड्रोलाइट नहीं होते हैं आगे, मतलब बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनका कोई भी आगे ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड कंटेन अ सिंगल कार्बन चेन इन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे पजेस एंड एज एल्डोज और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप्स। यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये एक सिंगल कार्बन की चेन होती है, जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये सिंपल कार्बन की चेन है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, तो यहाँ पर देखिए CHO है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर इसके प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं कि कार्बन के नंबर के आधार पर ही अपन इन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। यदि ग्लूकोज है जैसे 6 कार्बन कंपाउंड है, ऐसे ही 8 कार्बन कंपाउंड होगा, 9 कार्बन कंपाउंड होगा, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, आगे क्लासीफाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोनोसेकेराइड यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड मैंने आपको बताया, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो देखिए, ओलिगोसेकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 और मोर देन 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। ये आपकी 2 हो सकती है या फिर 10 तक इनका नंबर जा सकता है। ओलिगोसेकेराइड्स में कंटेन एनी शुगर मोनोमर बट, जैसा कि हम जानते हैं ओलिगोसेकेराइड के अंदर कई सारे मोनोमर्स शुगर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शुगर जो है वो मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, कौन सा है, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड, या फिर इसे अपन कहते हैं ओलिगो फ्रक्टोज, या फिर दूसरा होता है गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड, जो कि अभी क्या चल रहे हैं, मोल्सरी रिसर्च इनके ऊपर चल रही है अभी, ठीक है। सम ओलिगोसेकेराइड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, फॉर एग्जांपल माल्टोट्राइयोज। कुछ एलिगोसेकेराइड्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब उनका हाइड्रोलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका माल्टोट्राइयोज हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं ट्राइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड हो गया आपका ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही। अब ट्राइसेकेराइड की बात करते हैं, यदि 3 आपकी मोनोमर यूनिट या फिर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मोनोसेकेराइड लिंक्स आपस में, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड कहेंगे, जैसे कि रेफिनोज आपका एग्जाम्पल हो जाता है इसका, ठीक है। और रेफिनोज के अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये तीनों यूनिट बनके आपकी क्या बनाती है, रेफिनोज बनाती हैं। ऐसे ही अपन बात करते हैं टेट्रासेकेराइड, तो टेट्रा का मतलब होता है 4, और 4 का यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सीसामोज इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 गैलेक्टोज यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक आपकी फ्रक्टोज यूनिट होती है और एक आपकी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से 4 आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाती हैं, सीसामोज बनाती हैं। ऐसे ही अपन पेंटासेकेराइड की बात करते हैं, इसमें 5 आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी हुई, जैसे आपके बर्बस कोज हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जैसे कि 3 यूनिट आपकी इसके अंदर गैलेक्टोज की बनी हुई होंगी, 1 यूनिट आपकी फ्रक्टोज होगी और 1 यूनिट आपकी क्या होगी, ग्लूकोज होगी। इस तरीके से हेक्सासेकेराइड हो जाता है, जिसके अंदर आपकी 6 शुगर यूनिट आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपकी मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कनेक्टेड होती हैं,
कुछ आपको एग्जांपल्स भी याद रख लेने हैं, जैसे ट्राइसैकेराइड का आ जाएगा आपका रेफिनोज हो जाएगा, टेट्रासैकेराइड का आपका सीसामोज हो जाएगा, पेंटासैकेराइड का आपका बरबसकोस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये आगे चलती रहती हैं, 10 तक ये आपके चलेंगे, ठीक है। आगे अपन देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब मैंने आपको बताया था मैनी होता है, सैकेराइड मतलब शुगर्स, यानी कि 10 से ज़्यादा नंबर से यदि बढ़ जाता है तो फिर उसे अपन पॉलीसैकेराइड कह देते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अ पॉलीसैकेराइड इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड आर सिंपल sugars like glucose. स्पेशल एंजाइम बाइंड these स्मॉल मोनोमर्स टुगेदर क्रिएटिंग लार्ज शुगर पॉलीमर्स और पॉलीसैकेराइड। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनको आपस में बाइंड कराते हैं, जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं उनको आपस में बाइंड कराते हैं, देन आपका फर्दर आगे चल के क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है या फिर पॉलीमर बनता है। पॉलीसैकेराइड इज आल्सो कॉल्ड अ ग्लाइकेन। तो पॉलीसैकेराइड को अपन ग्लाइकेन भी कह सकते हैं। अ पॉलीसैकेराइड कैन बी अ होमोपॉलीसैकेराइड इन विच ऑल मोनोसैकेराइड आर द सेम और अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड इन विच द मोनोसैकेराइड वेरी। मैंने आपको पिछले बताया था अभी आपको, यदि सारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो सेम है तो उसे अपन होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे, लेकिन यदि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो वेरी करती हैं, आपस में डिफरेंट हैं सारी की सारी, तो उसे अपन हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। Depending on which monosaccharide are connected and which carbon in the monosaccharide connected, polysaccharide takes on a variety of forms। यानी कि इस चीज़ पर भी इनकी जो वैरायटी है वो डिपेंड करेगी कौन सा कार्बन कंपाउंड किस मोनोसैकेराइड यूनिट से आपस में अटैच है, ठीक है। देखिए, अ मॉलिक्यूल विद अ स्ट्रेट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड लीनियर पॉलीसैकेराइड। आगे यदि हम पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन करें तो एक इनके अरेंजमेंट ऑफ चेन पर भी डिपेंड करता है। यदि चेन इनकी स्ट्रेट है तो उसे अपन लीनियर पॉलीसैकेराइड कहेंगे, लेकिन यदि उसके अंदर ब्रांचेस बनी हुई हैं, कुछ इस तरीके से पॉलीसैकेराइड बना हुआ है, तो फिर उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड भी कह देते हैं। तो यहाँ तक आपके जो हम कहें कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपके मोनोसैकेराइड हमने पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड पढ़ लिया, सारे मैंने आपको क्लियर करा दिए। आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन होता है इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, यानी कि हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मेन सोर्स है ये एनर्जी का। यदि हम इसके एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी, या फिर यदि जूल में बात करें तो 16 किलो जूल हमें एनर्जी इसकी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अगली हम बात करते हैं तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि एनर्जी को हमें स्टोर करके रखना है तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के रूप में हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। प्लांट के अंदर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है और एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट, यानी यदि आपने अपनी जो डेली रूटीन है, जैसे आपको 2000 कैलोरी की पर डे आपको ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपने इससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कैलोरी है वो कंज्यूम कर ली, यानी मान के चलिए आपने 2500 कैलोरी आपने कंज्यूम कर ली, तो ये जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, फैट के अंदर, और आपकी बॉडी पर चर्बी चढ़ने लग जाएगी और आपकी जो ओबेसिटी है वो बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड रिसेप्टर्स। जो सेल मेम्ब्रेन्स और उनके रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स भी देखने को मिलते हैं। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको सेल की स्ट्रक्चर बताई थी तो वहाँ पे आपको जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बताया था। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बने होते हैं वो एक तरीके के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर बनी होती है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके सेल्यूलोज हो गया प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है जो वो बना होता है काइटिन का, वो बना होता है किसका, काइटिन का, ठीक है। और काइटिन क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस देखे कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है, वहीं मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब यदि मेटाबॉलिज्म की बात करें, सबसे पहले एनाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं कि यानी इससे बनता क्या है। तो जब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो इससे ग्लाइकोजन बनता है जो कि हमारे मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने कंज्यूम कर लिया है तो फिर वो फैट के अंदर जाके हमारी बॉडी में डिपोजिशन हो जाएगा, जिसे अपन प्रोसेस को कहते हैं लिपोजिनेसिस। लिपो से शब्द आता है आपका लिपिड और जिनेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्म होना। तो यदि ग्लूकोज फैट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे अपन लिपोजिनेसिस कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज यदि ब्रेकडाउन होगा तो उससे हमें क्या चीज़ प्राप्त होगी। तो ग्लूकोज को यदि ब्रेकडाउन करेंगे तो उससे हमें एटीपी मिलेगी, और एटीपी किस तरह की फॉर्म है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है।
इसी तरीके से यदि ग्लाइकोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है मसल्स के अंदर, तो मसल्स से जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज देन एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा और एटीपी से हमें वापस क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट होता है। आगे देखिए हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, च्यूइंग के साथ ही। जब हम रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं तो जैसे ही अपन चावल को थोड़ा चबाते हैं तो उसके अंदर हमें मीठा स्वाद आने लगता है, ठीक है। तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेकअप किया जाता है फूड को। उसके बाद सलाइवा के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि इसके अंदर मिक्स होता है। ऐसे ही वो पेनक्रियाज के पास पहुंच के पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम उसके अंदर मिलाया जाता है। इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल एमाइलेज इसके अंदर मिलाया जाता है। तो जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्टार्च की हम बात करते हैं, उसके ऊपर जब एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर उसको तोड़ देता है। यानी कि जो स्टार्च एक तरीके का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और यदि इसको हमें कन्वर्ट करना है मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड के अंदर तो माल्टोज और आइसोमाल्टेज के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। आगे अपन यदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरीके से होता है। अब माल्टोज आ गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके ऊपर एंजाइम जो है वो क्रिया करेगा माल्टेज और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ठीक है। जो कि लास्ट सिंपल शुगर होती हैं, इनसे आगे इनका जो है ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर आकर इनका ब्रेकडाउन रुक जाता है और ग्लूकोज आगे एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं यदि लैक्टोज है जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है शुगर, इसको लैक्टेज नाम का एंजाइम आता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर ब्रेकडाउन कर देता है। ऐसे ही शुक्रोज होती है जिसे अपन टेबल शुगर कहते हैं, तो इसके अंदर शुक्रेज नाम का एंजाइम आता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर इसको ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से इनका ब्रेकडाउन चलता रहता है और डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो ऐसा नहीं है कि एक ही सर्किल या फिर एक ही साइकिल के द्वारा इनका जो मेटाबॉलिज्म वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कई सारी साइकिल्स या फिर पाथवे काम करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है आपका सेट्रिक एसिड साइकिल, फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर होता है आपका ग्लाइकोजिनेसिस, फिर आता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फिर आता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, फिर आता है यूरोनिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमीनो शुगर मेटाबॉलिज्म। कुछ इस तरीके के 10 पाथवेज आते हैं जिनके अंदर से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म जो हो जाता है, ठीक है। चलिए एक एक को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और हमें क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जिससे हम वर्क कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। आगे हम साइकिल देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। इसके अलावा एटीपी हमें प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा हमें NADH मिलता है और साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें 2 मॉलिक्यूल आपके पायरोवेट के मिलते हैं, एटीपी प्राप्त होती है, हमें 2 एटीपी प्राप्त होती है, NADH प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें वाटर भी प्राप्त होता है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की बात करें तो ये हमारी जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी इसके लिए ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायर नहीं हो सकती है। इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा साइकिल है जो कि आपकी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अलावा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूं एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यदि कोई रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। यदि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है तो उसे अपन एरोबिक ब्रेकडाउन कहते हैं, और यदि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसे अपन एनारोबिक ब्रेकडाउन कह देते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोलाइसिस है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, ये दोनों प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट चलता है, ठीक है। चलिए अब अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसमें हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और यहाँ पर हमें एक एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी एनर्जी हमें सबसे पहले देनी पड़ती है। भाई हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें वहाँ से कुछ रिटर्न की उम्मीद रहती है, यदि आप कुछ इन्वेस्ट ही ना करोगे तो रिटर्न आने का कोई चांस आपके पास नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमने एक एटीपी को यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ दिया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये चेंज हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दोबारा पॉलीमराइजेशन के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस या फिर बाई फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा और फिर से हमें एक एटीपी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी एक एटीपी हमने यहाँ दी, एक एटीपी हमने यहाँ दी, टोटल 2 एटीपी अपन इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हमारे पास आ चुके हैं। और फॉस्फेट हमारे पास कहाँ से आए हैं, एटीपी से आए हैं,
क्योंकि एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक एटीपी से एक फॉस्फेट आया, दूसरे एटीपी से दूसरा फॉस्फेट आया, अब 2 फॉस्फेट यहाँ पर हो चुके हैं और दोनों फॉस्फेट कहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक पहले नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरा 6 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एंजाइम आएगा एल्डोलेस एंजाइम, ठीक है। इस एल्डोलेस एंजाइम के द्वारा क्या होगा, दो जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। सबसे पहला बनेगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अगला बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंज है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज होता रहता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है। और इनके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टोको आइसोमेरेज इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट, ये आगे जाके कन्वर्ट होता है GADPH की उपस्थिति में 2 NADH हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और NADH के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए NADH की हम बात करते हैं तो इससे हमें प्राप्त होती है 3 ATP प्राप्त होती हैं, ठीक है। और FADH की बात करते हैं, इससे हमें 2 ATP प्राप्त होती है। इस चीज़ को आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। आगे देखिए 2 NADH हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। अब ये किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें चेंज होकर किस में मिलता है, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट, ठीक है। यानी एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज हो गया, एसिड के अंदर चेंज हो गया, ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया। अब यहाँ से हमें ATP मिलना स्टार्ट होगी। देखिए 2 ATP हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, 2 ATP हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। और ये किसके अंदर चेंज हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया। अब यहाँ से दोबारा ये किसके अंदर चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होगा और ये इनोलेज एंजाइम के द्वारा क्या बन जाएगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PEP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, PEP कहा जाता है। और फिर से हमें 2 ATP प्राप्त होंगे और एक इसके अंदर चेंज हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा और इसके हमें कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। यहाँ से हम चले थे, एक ग्लूकोज को लेके चले थे और एक ग्लूकोज में हमें एक ATP लगाया, फिर हमने दूसरा ATP लगाया, फिर हमें एक NADH प्राप्त हुआ, 2 ATP हमें शुद्ध प्राप्त हुए, 2 ATP यहाँ प्राप्त हुए और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका पायरुवेट है वो आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आता है हमारे सामने सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे अपन कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल इसे कह देते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर TCA साइकिल भी इसे अपन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी कोई बात नहीं है और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब हमारे सामने दो कंडीशन बन जाती है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाला साइकिल चलेगा आपका, यानी क्रैब साइकिल चलेगा। तो ये कब होगा, यदि ऑक्सीजन है क्या पर प्रेजेंट। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मान के चलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, लैक्टेज या फिर हम कहें लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जो कि मसल्स के अंदर चलता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, देखिए 2/3 ऑफ टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की जो 2/3 पार्ट है ऑक्सीजन का वो इस क्रेब साइकिल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। एनालिटिकली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A to CO2 एंड H2O, दिस साइकिल यूटिलाइज। इसके अंदर एसिटिल कोएंजाइम A इस तरीके मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाता है कि जो पायरुवेट जो कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना था, वो एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ से हमें CO2 और H2O निकाल के देगा। किस तरीके से उस साइकिल को समझते हैं, देखिए ग्लूकोज था हमारे पास और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला, ठीक है, या फिर हमें पायरुवेट हमारे सामने आया। अब उस पायरुवेट के साथ ये क्रिया करेगा एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A तो बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सिट्रेट बना लेंगे, ठीक है। सिट्रेट आगे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होगा। यहाँ पर NAD प्लस आएगा और एक हाइड्रोजन यानी प्रोटोन निकलेगा और उस प्रोटोन को कंज्यूम करके किसके अंदर बन जाएगा, NADH के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एक NADH से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 3 ATP हमें मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या मिलेगी, हमें CO2 भी बाहर निकल जाएगी। फिर आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो स्क्रैप साइकिल के अंदर बनता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। एकमात्र है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आगे देखिए अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, इसमें फिर एक NAD प्लस आएगा और एक प्रोटोन को लेकर हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा NADH के अंदर और क्या मिल जाएगा, हमें 3 ATP फिर से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ CO2 बाहर निकल जाएगा। ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सक्सेनिल कोएंजाइम के द्वारा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, GTP की, ठीक है। अब यहाँ से ATP निकलना स्टार्ट होंगे, देखिए किस तरीके से डाइफॉस्फेट आएगा और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, GTP के रूप में बाहर निकल जाएगा, फिर से कोएंजाइम में बाहर आ जाएगा
और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है सक्सिनेट के अंदर। अब FAD आएगा और FAD से क्या मिल जाएगा हमें, FADH2, और FADH2 हमें देगा 2 ATP। ठीक है, अब देखिए सक्सिनेट किसके अंदर चेंज हो गया, फ्यूमेरेट के अंदर। अब हमें वाटर देना पड़ेगा थोड़ा सा, और फ्यूमेरेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मेलेट के अंदर, और मेलेट के अंदर फिर से NAD प्लस आएगा, और किसके अंदर चेंज होगा, NADH के अंदर। एक प्रोटॉन यहाँ से फिर से निकलेगा, और एक NAD प्लस से हमें कितने ATP प्राप्त होते हैं, 3 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। और मेलेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर वापस से चलता रहेगा। ठीक है, और ग्लूकोज के द्वारा जो पायरुवेट एसिड बना है या फिर पायरुविक एसिड जो बना है वो यहाँ पर आता जाएगा और एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर वापस से ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करा देगा। अब हमारे सामने आता है कि क्रेब साइकिल इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइकिल को खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रेब साइकिल। अगला बात करते हैं सिट्रिक एसिड क्यों पड़ा, तो चूंकि इससे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो सिट्रेट बनता है, ठीक है, या फिर इसे अपन सिट्रिक एसिड भी कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल इसका नाम रखा गया है। तो अब हमारे सामने जो चीज़ बन गई है वो ऑक्सिलो एसिटिक या फिर हमें ऑक्सिलो एसिटेट बना है, और पायरुविक एसिड इसके अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। फिनोमेना हमारे सामने आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब इस शब्द को समझिए। सबसे पहले ग्लूकोज से बना हमारे सामने ग्लूकोज, नियो से बना न्यू, और जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। तो ग्लूकोज का किसी नई चीज़ से फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब तक हमारे सामने जो ग्लूकोज बन रहा था वो किससे बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था, यानी सिंपल जो शुगर्स होते उनसे हमारे सामने ग्लूकोज बन रहा था। अब क्या होगा यहाँ पर कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी उनसे भी हमें एनर्जी मिलने लग जाएगी, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह देते हैं। देखिए, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस टर्म को जरूर समझिएगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे सामने नहीं होगा, तो फिर बनेगा किससे, जैसे कि कुछ मेजर सबस्ट्रेट या फिर प्रीकर्सर होते हैं, जैसे कि आपका लैक्टेट हो गया, पायरुवेट हो गया, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोपियोनिएट हो गया, और क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। इन सबसे मिलकर भी क्या बन जाता है, हमारे सामने ग्लूकोज बन जाता है, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को कह देते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस इन लीवर, ये लीवर के अंदर परफॉर्म होता है, या फिर किडनी के मैट्रिक्स के अंदर ये परफॉर्म हो जाता है। साइटोसोल यानी लीवर और किडनी के जो साइटोसोल है या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर ये परफॉर्म होता रहता है, ये जो प्रोसेस है परफॉर्म होती रहती है। मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले एक तरफ ये जो प्रोसेस चल रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैं आपको समझाऊंगा, ये जो प्रोसेस चल रही है ये है आपकी क्या, ग्लाइकोलाइसिस, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये इधर जो प्रोसेस चल रही है ये आपकी क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, राइट साइड में। अब हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, और सेम उसका उल्टा कि पायरुविक एसिड से या फिर पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। समझ रहे हैं आप। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज का लाइसिस होना यानी टूटना, तो ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है, हमारे सामने पायरुवेट बना रहा है, और यदि पायरुवेट मिलके आपस में कन्वर्ट होकर एंजाइम की क्रिया करके ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाए तो फिर इसे अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों कह रहे हैं अपन इसे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो ग्लूकोज बन रहा है वो किससे बन रहा है, पायरुवेट से बन रहा है, और पायरुवेट कभी भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड नहीं होता है। यहाँ पे समझिए, मेजर सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, पायरुवेट भी हो सकता है, तो पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब हम इस स्टेप को समझते हैं किस तरीके से। देखिए, हमने ग्लूकोज देगा हेक्सोकाइनेज के द्वारा, वो किसके अंदर चेंज हुआ, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपको रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर वो चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर एक एंजाइम आया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, और इसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। बीच की प्रोसेस की वो इतनी जरूरत नहीं होती, जिसे अपन क्या कहते थे, पीईपी कह रहे थे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये पायरुवेट काइनेज के द्वारा किसके अंदर चेंज हो गया, पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, इस पायरुवेट का ये माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ठीक है, या फिर जो सेल की साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही ये प्रोसेस होती रहेगी। पिछले स्लाइड के अंदर देखिए, टेक्स प्लेस इन लीवर, लीवर की या फिर किडनी की जो मैट्रिक्स होती है उसके साइटोसोल में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ क्या होगी, चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो जो पायरुवेट है वो किसके अंदर चेंज हुआ, ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहा है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब जो ऑक्सिलो एसीटेट है ये किसके अंदर चेंज होगा, पीईपी के अंदर दोबारा से चेंज हो जाएगा, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज। ठीक है, अब ये प्रोसेस ऊपर चलती रहेगी, और जो पीईपी है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर चेंज होगा,
और जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फाइनली ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जो पाइरुवेट से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है इसे अपन क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। इसको यदि हम डिटेल में बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, तो जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका दिया हुआ है टॉपिक, उसके अंदर हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। अभी जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है उसमें आपका इतना सफिशियंट है, ठीक है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं, एक कोराई साइकिल भी चलता है साथ ही साथ, जो हमने देखा था पिछले। तो यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट हो गया वो देखिए एक बार आप। देखिए ग्लाइकोलाइसिस हमने देख लिया, पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो गया ग्लूकोज, फिर सिट्रिक एसिड हमने देख लिया, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लिया। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है, देखिए ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जिससे आपको यहाँ पे बाद में समझने में आसानी रहे। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हमने पीछे देख ही लिया, ठीक है। और ये ग्लाइकोजेनेसिस का शब्द समझिए, इसमें शब्द आ रहा है हमारे सामने ग्लाइकोजन और जेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन से ग्लाइको ले लिया, जेनेसिस यानी किसी चीज का फॉर्म होना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ऐसे एक शब्द आता है हमारे सामने ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो यहाँ से हमें शब्द पकड़ना है ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो तीन टर्म है आपको जो कन्फ्यूजिंग होने वाले हैं वो मैंने शायद आपका खत्म हो गया होगा, फिर से देखिए एक बार। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी नई चीज़ से फॉर्मेशन होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ऐसे ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना, या फिर ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो ये जो तीन टर्म है ये आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगने चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो अभी अपन किसके अंदर थे, कोराई साइकिल की अपन बात कर रहे थे। देखिए यहाँ तक अपना हो गया था कोराई साइकिल। अब देखिए एक तरफ चल रहा है आपका ग्लाइको नियोजेनेसिस, ठीक है। एक तरफ क्या चल रहा है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और एक तरफ चल रहा है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये किसके अंदर चलता रहता है, आपका लीवर के अंदर, और जो ग्लाइकोलाइसिस है यानी कि जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता रहता है किसके अंदर, मसल्स के अंदर। और बीच में क्या बना हुआ है आपका, ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं, चीज़ें जो बन जाती हैं उनको ब्लड ही एक दूसरे के अंदर सप्लाई करता रहता है। अब देखिए किस तरीके से जो कोराई साइकिल है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले इसके नाम की बात करें कोराई साइकिल, तो ये इसके साइंटिस्ट थे कोराई जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। अब देखिए क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। तो लैक्टेट हमने पकड़ लिया, ठीक है। उस पीछे मैं आपको दिखाता हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, यहाँ देखिए आपका लैक्टेट था, पायरुवेट था, तो पायरुवेट से बना के हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टेट के बारे में। तो लैक्टेट है, दो मॉलिक्यूल है लैक्टेट के, इसलिए 2X लिखा हुआ है। लैक्टेट सबसे पहले किसके अंदर चेंज होगा, पायरुवेट के अंदर चेंज होगा, और पायरुवेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। हमें 6 ATP इसको देने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ये ग्लूकोज आपका बन के तैयार हो गया है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज आपका ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाके इसको कहाँ ले जाया जाएगा, मसल्स के अंदर ले जाया जाएगा। क्यों, क्योंकि एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत हमें मसल्स को पड़ती है, क्योंकि काम हम हमेशा मसल्स की हेल्प से करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज आ गया। अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का टूटना, ठीक है। ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 ATP प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराएंगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। अब ये पायरुवेट फिर से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। इस लैक्टेट को ब्लड के द्वारा लेके कहाँ पहुंचाया जाएगा, दोबारा लीवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लीवर फिर से लैक्टेट को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा, ग्लूकोज को वापस मसल्स के अंदर भेज दिया जाएगा, मसल्स वापस लेके लैक्टेट के अंदर चेंज करके इसको लिवर के लिए भेज देंगे, और ये साइकिल आपस में चलती रहेगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोराई साइकिल कह देते हैं, क्योंकि कोराई ने इसको सबसे पहले खोजा था। और हमें जिसकी जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी, एनर्जी हमें मिल गई और मसल से हम आसानी से काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। आगे देखिए मेल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं कि यदि कार्बोहाइड्रेट की जो पोषण है वो हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है या फिर ओवर कंजप्शन कर लेते हैं, तो क्या क्या चीज़ हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी की। यदि हम जो प्रॉपर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उससे कम ले रहे हैं तो क्या होगा, लो बॉडी वेट, यानी कि हमें हमारा जो बॉडी वेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 70% एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं। और यदि कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी का जो 70% जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक जो हमारा बॉडी वेट है वो कम हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे यूरिन के अंदर पाई जाती हैं, उनका जो अमाउंट है वो जमने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे ब्लड के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं ओवर कंजप्शन की, कि मान के चलिए आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट को ले लिया, तो क्या होगा, इंक्रीज डेंटल क्राइसिस। यदि शुगर हम ओवर कंजप्शन कर लेते हैं शुगर का, तो दांतों में फंस जाते हैं शुगर, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो आके उनका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद कुछ एसिड रिलीज करते हैं, जिससे हमारे जो दांत हैं या फिर जो मसूड़े हैं उनके अंदर क्या बन जाती है, दांतों के अंदर कैविटी बनने लग जाती है, ठीक है, और उससे हमारे जो दांत हैं उनका खराब होना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज ओबिसिटी, यानी जो मोटापा है वो बनता है, ओवर कंजप्शन आपने कर लिया। आपको 2000 कैलोरी की जरूरत थी, आपने 2500 कैलोरी कंज्यूम कर ली, जो 5000 कैलोरी हैं वो आपको फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएंगे और आपको ओबिसिटी यानी मोटापे का शिकार बना देंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर गैस्ट्रिक अल्सर हमें कॉज करते हैं, यदि हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर को कंज्यूम कर लिया। डिप्रेस एपिटाइट, यदि सॉफ्ट ड्रिंक हमने कंज्यूम कर ली, जैसे आपकी जो पेप्सी, माउंटेन ड्यू वगैरह होती हैं, तो उनसे हमारी जो एपिटाइट है वो कम हो जाती है। इंक्रीज ब्लड ट्राइग्लिसराइड लीड टू हार्ट डिजीज, ठीक है, जो ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा यदि बढ़ती जाएगी तो हार्ट डिजीज हमें कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर जाके वो ट्राइग्लिसराइड है वो जम जाती हैं, और ब्लड का जो फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाता, प्रेशर लगता है वहाँ पे, तो जो वेन्स होती हैं या फिर जो आर्टरीज होती हैं उनका फटने का डर रहता है, तो हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट हमें कॉज करती हैं। इस तरीके से हमने आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे एक अच्छी सी कमेंट करें, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताएं। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।